काफी लोगों ने ना मेरे वीडियोस पे कुछ कमेंट्स किया कि उन्होंने भाई, क्योंकि क्रेटा का 2024 का वर्जन लॉन्च हो गया था और सारे बेल्स एंड विजल्स आई है उसके अंदर, तो उन्होंने स्कॉर्पियो एन की बुकिंग कैंसिल करके क्रेटा के ऊपर चले गए या सेल्टोस के ऊपर चले गए। तो भाई इसको ये कमेंट्स पढ़ने के बाद ना कभी कभी थोड़ा हंसी आती है कि मुझे लगता है कि लोग ना कंफ्यूज है कि उनका बजट कितना है, उनका क्या सेगमेंट उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है और उनको कौन सी गाड़ी चाहिए। क्योंकि स्कॉर्पियो एन अगर आप देखो सेगमेंट को अगर आप समझते हैं तो फुल साइज डी सेगमेंट की गाड़ी है। एक्सयूवी 7 भी उसी सेगमेंट की गाड़ी है, हैरियर भी उसी सेगमेंट की गाड़ी है, सफारी भी उसी डी सेगमेंट की गाड़ी है। और जो सेल्टोस हो गई या क्रेटा हो गई वो आपका सी सेक्शन की कॉम्पैक्ट एसयूवीज हो गई। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा और डिटेल जानना है तो मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने सेगमेंट्स को एक्सप्लेन किया है, उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो और ऐसा पॉसिबल होता है कि भाई आपको एक सेगमेंट बिलो जाके टॉप एंड फीचर्स में फीचर्स मिल जाते हैं इसी प्राइस रेंज में, ठीक है। लेकिन ये चीज आपको डिसाइड करनी है कि भाई आपको चाहिए क्या, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है और उसके ऊपर ही आपको डिसीजन लेना चाहिए। तो मेरे लास्ट वीडियो आप जरूर जाके देखें, उसके अंदर मैंने काफी सारी चीजों को क्लियर किया है। आज के वीडियो के अंदर हम जो स्कॉर्पियो एन के साथ आने वाले थोड़े बहुत जो मिसकंसेप्शन है या जो कुछ प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं या इसका जो माइलेज वगैरह है हम उसके बारे में आज बात करेंगे। नमस्कार भाइयों, मैं हूं संदीप, आपका होस्ट फ्रॉम काफी मोटो, और आज हम बात करने वाले हैं स्कॉर्पियो एन के Z8 में आने वाले बेसिक कुछ जो प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं और जो कुछ मिसकंसेप्शंस हैं उसके बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर हम जाएं तो आपने देखा होगा IMCR की एक रिपोर्ट आई थी, इसके अंदर महिंद्रा ने काफ़ी सारे फीचर्स स्कॉर्पियो एन से हटा दिए हैं। Z4 और Z6 मैक्सिमम इम्पैक्टेड थे, लेकिन Z8 के अंदर भी इम्पैक्ट आया था। Z8 में पहला इम्पैक्ट तो आया था आपके जो पार्किंग सेंसर्स थे 4 से 2 कर दिए थे, वो एक इम्पैक्ट आया था। तो वो एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है, मान के चलता हूँ। वो उन सारी एसयूवीज के लिए जो जनवरी से बुकिंग होनी चाहिए है, वो वाली गाड़ियाँ ही इम्पैक्ट होगी। जिनकी बुकिंग थी जनवरी से पहले की बुकिंग थी, जब 2024 से पहले की बुकिंग थी, उनको इम्पैक्ट आया नहीं था। लेकिन नेवरदलेस जो सेकंड जो इम्पैक्ट था जिससे काफ़ी हल्ला हुआ, वो था स्कॉर्पियो एन Z8 के टायर साइज रिडक्शन के बारे में। तो देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो गाड़ी है ये है सितंबर 2023 की बुक, और इसके अंदर आपको 18 इंचेस के टायर्स मिलते हैं। इसका साइज है 255/60 के आपको ये टायर्स मिलते हैं, और ये आपको एलॉय व्हील्स हैं। अब जो 2024 की बात की जो बुकिंग है उसके अंदर जो टायर मिल रहे हैं वो 17 इंच के एलॉय व्हील्स मिल रहे हैं। ये महिंद्रा ने क्लेम किया है। मैंने पर्सनली उनकी डिलीवरी अब तक देखी नहीं है या डिलीवरी अभी स्टार्ट हुई नहीं है, तो लेकिन जब देखेंगे तो वो कंफर्म हो जाएगा। लेकिन बेसिकली 17 इंच का हो गया है। अब टायर रिडक्शन फॉर दिस साइज ऑफ द एसयूवी आपको थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन अगर आप देखें ड्राइविंग कंफर्ट, ड्राइविंग डायनामिक्स का, 17 इंच के टायर्स एक्चुअली आपकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस को एनहांस कर देंगे। तो एक पॉजिटिव चेंज है, और जो टायर साइज थोड़ा छोटा हो रहा है, और जो आपका जो गाड़ी का जो माइलेज है वो भी कंपैरेटिवली बढ़ जाएगा। तो ये एक तरह से फीचर रिडक्शन है, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक एक्सपीरियंस को एनहांस करने वाला है। इसके अलावा चलो मैं आपको पार्किंग सेंसर वाला दिखा देता हूँ। पार्किंग सेंसर में पीछे उन्होंने क्या किया है, पार्किंग सेंसर में अभी फिलहाल में 2023 की डिलीवरी है। इसके अंदर पीछे पार्किंग में सेंसर में उन्होंने 4 सेंसर्स दे रखे हैं, और जो जनवरी के बाद की जो बुकिंग्स है ये पार्किंग सेंसर हटा के 2 कर दिए हैं, जो कि काफ़ी इम्पैक्टफुल है क्योंकि इतनी लार्ज गाड़ी है, डी सेगमेंट की गाड़ी है ये। और अगर इसके अंदर आपको 4 जो पार्किंग सेंसर नहीं मिल सकते हैं तो वो बहुत प्रॉब्लम कर देगा आपको टाइट स्पेस में गाड़ी पार्क करने के लिए, ठीक है। तो और महिंद्रा ये सारे फीचर्स XUV 700 में देता है, और आजकल 10 से 15 लाख की गाड़ियों के अंदर भी ये सारे सेंसर्स कैमरास वगैरह मिल रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आया कि जो महिंद्रा है क्या करने की कोशिश कर रहा है इस सेंसर को हटाने की, कितनी कॉस्ट सेविंग करेगा। वो तो क्या फ्यूचर की जो सेल्स नंबर है वो अपने आप में बता ही देंगे। तो हमने बात कर रहे थे IMCR की जो प्राइस रिडक्शन, जो कॉस्ट रिडक्शन हुआ और उसकी वजह से जो इम्पैक्ट हुआ उसके बारे में अब बात कर लेते हैं जो कुछ मिसकंसेप्शंस हैं उसके बारे में। और जब मैं मिसकंसेप्शन की बात करता हूँ ना स्कॉर्पियो एन के केस में, तो सबसे पहले इनग्रेस और ईग्रेस का ख्याल आता है मेरे दिमाग में। बताता हूँ कैसे। देखिए, स्कॉर्पियो एन जैसे कि मैंने पहले भी रिपीट किया, फुल साइज डी सेगमेंट की एसयूवी है, और जब आप इसको खरीदने का डिसीजन कर रहे होते हो तो आप ऑफकोर्स अपना बजट को प्लान कर रहे होते हो, अपनी रिक्वायरमेंट्स को राइट कर रहे होते हो। तो स्कॉर्पियो एन के अंदर क्योंकि फुल साइज एसयूवी है तो आपका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है।
गाड़ी साइज में काफ़ी ऊंची है, तो उसके लिए आपको ये फुट स्टेप मिलता है क्लाइंब करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम इनग्रेस इग्रेस की बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते थे फ्रंट साइड की। फ्रंट में अगर आपको इस गाड़ी के अंदर एंट्री करनी है पैसेंजर साइड के अंदर, सबसे बेस्ट जो तरीका होता है वो क्या है कि आप अपने फुट स्टेप का यूज़ करें और इस हैंडल को ग्रैब करें। जब हैंडल को ग्रैब करेंगे, सिटिंग इनसाइड इज कंपैरेटिवली इजी। उसी तरीके से अगर आपको उसके अंदर कुछ करना है, ग्रैब हैंडल होल्ड किया, फुट स्टेप पे पाँव रखा, अपना फुल लोड छोड़ा और नीचे आ गए। यहाँ पे एग्जिट भी कंपैरेटिवली इजी है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम आती है बैक सीट के अंदर। वो एक रियल प्रॉब्लम है, स्पेशली फॉर द लेडीज एंड फॉर द ओल्ड एज पीपल, या फिर जिनके नीज में इश्यूज हैं उसके लिए। मैं दिखाता हूँ कैसे। बैक सीट पे अगर किसी को बैठना है, यहाँ पे इन्होंने कोई भी ग्रैब हैंडल नहीं दिया है। क्योंकि ग्रैब हैंडल नहीं है तो आपके पास ओनली सोर्स इज फुट स्टेप। जनरली लोग गलती क्या करते हैं, फुट स्टेप को यूज नहीं करते और सीधा इसके अंदर क्लाइंब करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये बहुत मुश्किल काम है, और मेरे खुद के लिए काफ़ी मुश्किल काम है। सेम वे अगर मुझे उतरना है तो फुट स्टेप का यूज़ नहीं करेंगे और सीधा उतरने की कोशिश करेंगे, वेरी डिफिकल्ट। तो सबसे बेस्ट क्या होता है, आप सीट को होल्ड कीजिए, फुट स्टेप को यूज़ करें और इसके अंदर नाउ इट इज इजी फॉर इंग्रेस एंड इग्रेस ऑल्सो। बाकी जो चैलेंजेस आते हैं स्कॉर्पियन के अंदर, टेक्निकल चैलेंजेस हैं जो डेली में आपको हिट करते हैं, मैं दिखाता हूँ। सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट बात, ये है इसका बैक साइड। आप देखो यहाँ पे जो 12 वोल्ट का जो चार्जर है, जनरली कहाँ पे होता है? हर एक गाड़ी के अंदर फ्रंट में होता है, स्कॉर्पियो के अंदर पीछे दे रखा है। कम होगा। अब यहाँ पे अगर ये इन्होंने फीचर दे रखा है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, मुझे एक अलग से ये डिवाइस खरीदना पड़ा। और ये डिवाइस बेसिकली लैपटॉप चार्ज करने के लिए, और चूंकि इसकी केबल बहुत छोटी है तो मुझे अब इसका एक्सटेंशन खरीदना पड़ेगा जो 12 वोल्ट का एक्सटेंशन यहाँ से लेके सीधा फ्रंट तक चला जाए और मैं इस डिवाइस को यूज़ कर सकूँ। अदरवाइज थर्ड रो में ऐसी बस यूजर्स पड़ा रहता है बस। देखिए दूसरा जो प्रॉब्लम है, और स्पेशली जब आपके फैमिली और आप लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं, वाटर बॉटल, ये 750 ml की बॉटल है और इसको आप, ये तो आगे आ जाएगी, यहाँ पे इन्होंने 2 स्पेस दे रखा है रखने के लिए, यहाँ पे बॉटल आ जाएगी। लेकिन उसके बाद गियर को चेंज करना, लीवर को ड्राइव मोड में डालना है, बैक में डालना, ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अगर ये आपकी 1 लीटर की बॉटल है और चूंकि फैमिली में रहेगी आपके पास, तब यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर उसके डोर का देखेंगे, डोर के अंदर भी 750 ml आराम से आ जाती है, पर अगर 1 ml की बॉटल है, एक बॉटल तो आ जाएगी, उसके अलावा आप नहीं रख सकते किसी भी 4 डोर के अंदर। और अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या रहेगा, बॉटल को पाँव के पास रखना और चारों तरफ आपको बॉटल दिखाई देंगी। ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो देखिए, इसको बोलते हैं डी सेगमेंट की गाड़ियों के बेनिफिट्स। कोई भी जो एसयूवी होती है ना, एसयूवी की डेफिनेशन क्या होती है, आपकी गाड़ी का साइज बहुत ऊंचा रहता है और आपका जो सिटिंग जो पोस्चर होता है ना, तो आपको सामने पूरा वर्ल्ड दिखाई दे रहा होता है। अब ये मेरा सिटिंग पोजीशन है और आप अगर ये देखो मेरे सिटिंग पोजीशन से, तो जो बोनेट है उसके मुझे एजेस दिखाई दे रहे हैं। तो मेरी जो लाइन ऑफ साइट है ना, जो देखने की एकदम क्लियर होती है। और जो एसयूवी का जो बोनेट है ना, थोड़ा काफ़ी ऊंचा रहता है। तो ये जो रिक्वायरमेंट है आपका केवल इस बजट रेंज में स्कॉर्पियो एन ही फुलफिल करती है, और कोई क्रॉसओवर आपको इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करती है। दूसरी चीज़, जो एसयूवीज होती है ना, एसयूवीज का जो डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर होता है उसके अंदर वो रियर व्हील ड्राइव होनी चाहिए। तो कोई भी अगर आप रियल एसयूवी देख लो तो बाय डिफ़ॉल्ट मोड में आपको रियर व्हील ड्राइव रहेगी, एंड देन आप उसके अंदर 4 व्हील ड्राइव इंगेज कर सकते हो या AWD ऑल व्हील ड्राइव को इंगेज कर सकते हो। स्कॉर्पियो एन के अंदर 4x4 आता है, जो कि एक्चुअली बनाता है इसको मोर ऑफ रोड केपेबल। इनफैक्ट चूंकि रियर व्हील ड्राइव है
तो ये बिना 4x4 के भी काफ़ी अच्छी ऑफ रोडिंग कर लेती है। मैं 8 महीने में मैंने कम से कम 4 ऑफ रोडिंग के ट्रिप्स मारे हैं, बिल्कुल मस्त चलता है। XUV 700 के अंदर आपको 4x4 नहीं, 4 व्हील ड्राइव नहीं मिलता है, आपको ऑल व्हील ड्राइव मिलता है। और आपको अगर ये जानना है कि 4x4 और 4 व्हील ड्राइव में और ऑल व्हील ड्राइव में क्या डिफरेंस है, तो मैंने एक वीडियो बनाया था पीछे, आप उसको आराम देख सकते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो बात हो गई रियल SUV की। अब हम मूव करते हैं कुछ थोड़े और चैलेंजेस के बारे में। अब जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो है स्कॉर्पियो एन का ऑटो स्टार्ट स्टॉप फीचर। अगर आप देखो, ये है ऑटो स्टार्ट स्टॉप फीचर, बाय डिफॉल्ट ये ऑन रहता है, तो यहाँ पे लाइट ब्लिंक करती रहेगी। ठीक है, ये है ऑटो स्टार्ट। अब इसका होता क्या है, ये वैसे फीचर कोई नया फीचर तो है नहीं, स्कॉर्पियो के अंदर भी क्लासिक जो आती है स्कॉर्पियो उसके अंदर भी ये फीचर था, कई सालों से है। लेकिन इसका चैलेंज सिटी के अंदर बता दो क्या होता है। जैसे मैंने अभी ड्राइव मोड पे डाला इसको, अब मैं गाड़ी इसको मूव कर रहा हूँ, और जैसे ही मैं यहाँ पे ब्रेक लूंगा, ब्रेक लेने पे ये अपने आप यहाँ पे एक लाइट ब्लिंक होगी 2 सेकंड की, और ये अपने आप बंद हो जाएगी गाड़ी। देखिए मैं देखता हूँ, जैसे मैंने ब्रेक लिया कुछ सेकंड के लिए, हो जा भाई, हो जा। देखिए गाड़ी ऑटोमेटिक स्टॉप हो गई। यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप का जो बटन है वो एक रेड लाइट यहाँ पे दिखा रहा है। अब ये क्या है कि यहाँ पे कम ट्रैफिक में तो ठीक है, लेकिन अगर आप पीक ट्रैफिक में है तो ये बार बार रिपीट होता रहेगा। तो इसका सबसे बड़ा इलाज क्या होता है, इस ऑटो स्टार्ट स्टॉप को जब आप गाड़ी स्टार्ट करें तो इसको ऑफ कर दें, तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। महिंद्रा ने ये दिया है बेसिकली फ्यूल बचाने का एक फीचर है, लेकिन इरिटेट कर देता है पीक ट्रैफिक के अंदर। अब देखिए, इसको जब मैं स्टार्ट करूंगा, स्टार्ट करने के 2 ऑप्शन है मेरे पास। जनरली लोग क्या करते हैं, अपने ब्रेक पे से पाँव हटाते हैं। जैसे ब्रेक पे से पाँव हटाएंगे तो गाड़ी स्टार्ट तो होगी, लेकिन थोड़ा जर्क लेगी, क्योंकि स्टार्ट होते ही बाय डिफॉल्ट क्रॉलिंग मोड में फर्स्ट उसमें चली जाती है। ये देखिए कैसे होगा, मैं एक ब्रेक पे पाँव हटाने वाला हूँ, 1 2 3, ये देखिए गाड़ी ने एकदम से स्टार्ट लिया। और अगर आप पीक ट्रैफिक में है तो चांसेस है कि आपकी जो गाड़ी है आगे वाले को हिट कर दे। इसके सबसे बड़ा तरीका क्या होता है कि जैसे अभी गाड़ी मैंने मूव किया, मूव करने के बाद मैंने यहाँ पे ब्रेक लिया, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, गाड़ी बंद हो गई। तो आपको ब्रेक पे से पाँव हटाने की जरूरत नहीं है, केवल स्टीयरिंग को आप राइट या लेफ्ट की तरफ घुसाएंगे, घुमाएंगे तो आपकी गाड़ी स्टार्ट हो गई। देखिए अभी स्टार्ट हो गई और आपको जर्क भी नहीं आया, और आराम से आपने क्रॉलिंग फीचर को। अब इसके अंदर जो कभी कभी लोग गलती करते हैं, और स्पेशली जब ट्रैफिक में पैनिक हो रखे होते हैं, बार बार ब्रेक मार के गाड़ी बंद करके, तो लोग क्या करते हैं, गाड़ी को यहाँ पे ब्रेक किया, अभी गाड़ी ऑटो स्टॉप हो जाएगी, ऑटो स्टॉप हो गई। और अब इस मोड में वो इसको ऑटो स्टार्ट स्टॉप बटन को बंद कर देते हैं। अब चूंकि ऑटो स्टार्ट स्टॉप बटन बंद हो गया, तो अब गाड़ी स्टार्ट कैसे होगी। अगर आप ब्रेक भी छोड़ेंगे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। और ये बहुत मुझे 2-3 बार चैलेंज आया, तो इसको फिर आप इसको रिजॉल्व करने का तरीका क्या है, ब्रेक दबाइए, न्यूट्रल में जाइए, और फिर से स्टार्ट बटन को प्रेस कीजिए, और अब गाड़ी स्टार्ट हो गई। लेकिन ट्रैफिक में काफी पैनिकिंग हो जाता है, स्पेशली अगर आप यूज्ड टू नहीं है। तो मैं जनरली क्या करता हूँ, इस बटन को बैठते ही मैं इसको बंद कर देता हूँ। उसके बाद आराम से फिर डी मोड में गाड़ी, और आप ड्राइव करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप ये छोटे मोटे निगल्स को छोड़ दें, तो इस प्राइस रेंज के अंदर आपको डी सेगमेंट की जो गाड़ी है, जो सी सेगमेंट के प्राइस रेंज में आपको मिल रही है, तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। SUV में अगर बात करें, इसके अंदर रियर व्हील ड्राइव है, आपका बॉडी ऑन लेडर इसका फ्रेम है। तो जो SUV की जो थ्रिल आता है, जो स्लाइटली जो बॉडी रोलिंग आती है, नॉट लाइक प्रीवियस क्लासिक जनरेशन, वो आपको रियल SUV की फीलिंग देती है। इसके अलावा जो XUV 700 है, या हैरियर है, या फिर सफारी है टाटा की साइड से, वो मोनोकॉक चेसिस के ऊपर बनी होती हैं, जिसके अंदर आपको कार वाली फीलिंग आती है। सेम वे अगर आप एक सेगमेंट थोड़ा नीचे जाएं, जो सेल्टॉस है या क्रेटा है, वो आपको कॉम्पैक्ट SUV बोलते हैं, बट दे आर बेसिकली SUV कॉम्पैक्ट फ्रेम्स ऑन द कार चेसिस, वो रियल SUV नहीं है। आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।